हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ लिया था एड्रिनल ग्लैंड को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसके अंदर एग्जांपल लिया था अपन ने ऑक्सीटोसिन। आज जब अपन बात कर रहे हैं तो नेगेटिव फीडबैक शुरू करेंगे, जिसके अंदर एग्जांपल लेंगे थायरोट्रोपिक हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन का सिंथेसिस या गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जीएनआरएच, जिसे अपन कह रहे थे एफएसएच और एलएच वाला। ये दोनों अपन आज अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरीज के जो हार्मोन्स है वो किस तरह से रिलीज होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब आप हेडिंग लगाइए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कौन सी? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए आप किस तरह से, इसमें आपको पता है ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच हार्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जीएनआरएच काम करता है पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है। करेक्ट। तो वहां से मुक्त कराता है किसको? एक तो मुक्त कराता है एफएसएच को और एक मुक्त कराता है किसको? एलएच को। एफएसएच जाकर किस पे काम करता है? सर्टोली सेल पे। किस पे? सर्टोली सेल्स पर। और एलएच जाकर काम करता है लेडिंग सेल पर। किस पर? लेडिंग सेल पर। सुनना मेरी बात, सर्टोली सेल से एक 3-4 काम होते हैं, यानी कि मेन जो हार्मोन होता है वो होता है इनहिबिन। कौन सा हार्मोन? इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण होता है। इसका इनहिबिन हार्मोन का स्त्रवण होता है और इससे होता है एंड्रोजन का स्त्रवण। एंड्रोजन, जिसको अपन आगे जाके बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन, यानी कि एंड्रोजन की एक फॉर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। हो गया। अब ये जितना ब्लड में आना था उतना आ गया, ठीक है ना। और जैसे ब्लड में इसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, इनहिबिन जाकर किसको मैसेज देगा? हाइपोथैलेमस को। और एंटीरियर पिट्यूटरी को जाके नेगेटिव फीडबैक देगा कि भाई अब इसकी जरूरत नहीं है इन हार्मोनों का स्त्रवण, यानी इस हार्मोन का स्त्रवण रोक दो, ताकि आगे का प्रोसेस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो इधर से तो ये पॉजिटिव आ रहा था, इधर कौन सा गया? नेगेटिव। जैसे ही एंड्रोजन ज्यादा होगा, ये भी किसको? हाइपोथैलेमस को क्या देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या मैसेज देगा? भाई अब हमारी इसकी जरूरत नहीं है, इसका स्त्रवण अब रोक दो, ब्लड में इसकी मात्रा क्या है? सामान्य है। ये दो मेन चीजें होगी। ये होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, लिखिए फटाफट। ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, चलिए साहब, अब अपन बात करेंगे अदर हार्मोन्स की। पहले पढ़ लेते हैं अपन टेस्टिस और ओवरीज। हेडिंग लगाइए टेस्टिस। टेस्टिस जैसा कि आपको पता ही, नर में एक जोड़ी है ना, ध्यान रखना। मेल में, आप सब रनिंग कोर्स को इसलिए आपको सब पढ़ रखा है आपने। मेल में 1 पेयर टेस्टिस होते हैं जो वर्षण कोश यानी कि स्क्रोटम सैक, इसमें वर्षण कोश, हमारे टेस्टिस जो किसमें प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम कोश यानी सैक में स्थित
होते हैं। क्लियर? चलिए साहब, वर्सन कोश में स्थित होते हैं। क्लियर? इसे प्राथमिक लैंगिक अंग यानी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है। मेरे प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन अपन इसको कहते हैं। ठीक है, अगली बात, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्र जनन नलिकाएं जहां शुक्राणु बनते हैं उस ट्यूब का नाम है ये ट्यूब्यूल्स होती है, जिसमें स्पर्म का शुक्राणु का निर्माण होता है। ध्यान रखना, निर्माण होता है। ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा, वैसे तो डिटेल में तो अपन वहां बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और इसमें दो तरह की सेल भी होती है। एक तो होती है सर्टोली सेल, ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को शॉर्ट में लिख रहा हूं एसटी। एस ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है तो, और एक होती है लेडिंग सेल, लेडिंग सेल, जिसको अपन बोलते हैं ICSH सेल। क्या बोलते हैं? ICSH। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? इस सेल से जो हार्मोन निकलता है उसकी बात करता हूं। लेडिंग सेल से हार्मोन निकलता है। क्लियर? इससे हार्मोन निकलता है, कौन सा? ये होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर की ओर, बाहर की ओर होती है, आउटसाइड होती है, और ये रिलीज करती है कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन जिसको आप बोलते हो, इसकी एक फॉर्म होती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्लियर? तो ये लेडिंग सेल से आता है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये ट्यूब्यूल बना दी मैंने, ये ट्यूब्यूल के बाहर है वो तो लेडिंग सेल है, और ट्यूब्यूल के जो अंदर है वो सर्टोली सेल है। समझ गए आप? ये सर्टोली तो अंदर होती है और लेडिंग कहाँ होती है? आपके बाहर की ओर होती है, इसलिए इसका नाम है इंटरस्टिशियल, यानी कि सेल के बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होती है। ठीक है, ये बात है। एंड्रोजन हार्मोन एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लियर? ये लिखिए आप, फिर अपन लिखते हैं टेस्टोस्टेरोन के कार्य। ओके सर, नेक्स्ट लीजिए आप, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य। क्या क्या कार्य है? पहला कार्य है सेकेंडरी सेक्सुअल अंगों का डेवलपमेंट करना, यानी द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करना, यानी कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। सही बात है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना। क्लियर?
अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की बात करें तो क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब? पहला, जो नलिकाएं है, डक्ट्स का डेवलपमेंट। डक्ट का डेवलपमेंट का मतलब होता है जहां शुक्राणु बनकर टेस्टिस में बाहर आते हैं, बॉडी के बाहर, जो जिस नलियों के माध्यम से आते हैं उन नलियों का विकास करना डक्ट है ना। तो वो डक्ट कौन कौन सी है वो देखिए, आप किन डक्ट का ही निर्माण करेगा। ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, इसको अपन बोलते हैं अधिवर्षण, वर्षण का आधा भाग है अधिवर्षण का विकास करना। दूसरा अपने क्या नाम, वासा डिफरेंस, शुक्रवाहिका, वासा डिफरेंस का विकास, शुक्रवाहिका। फिर इजाकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, इन सब का विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड का विकास करना, जो ग्रंथियां होती है जनन मार्ग के अंदर, ग्लैंड का विकास का डेवलपमेंट करना। कौन कौन सी ग्लैंड देखो आप, एक तो हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरी होगी शुक्राशय जिसको अपन बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, क्लियर। इनका क्या करना, विकास करना, इनका डेवलपमेंट करना। ठीक है ना, सेमिनल, प्रोस्टेट हो गया, यूरिथ्रा मूत्र मार्ग का भी विकास करता है। ये मार्ग एक और है ना, अगेन एक मार्ग और लिख लो यहाँ पर, मूत्र मार्ग, इसको अपन बोलते हैं यूरिथ्रा। इन सब का विकास करना और इन ग्लैंड का विकास करना। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को उत्पन्न करना। कैसे, जैसे गुस्सा आता है, एग्रेसिवनेस को बढ़ाना, एग्रेसिवनेस गुस्से को बढ़ाना। हेयर को बढ़ाना, हेयर की संख्या बॉडी पर बढ़ जाती है, बताइए आपको, रोम आना। वॉइस यानी आवाज का भारी होना, क्लियर। एडम्स एप्पल, पता ही ना, एडम्स एप्पल बताया था मैंने आपको, गले के यहाँ पर एडम्स एप्पल का विकास करना, विकास होना, है ना। ये सारे सेकंड, लो पिच वॉइस, अग्रेसिवनेस, शुक्राणु जन्म आदि करना। ठीक है ना, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना। अगला कार्य यहीं लिख रहा हूं मैं आपको, सेक्सुअल बिहेवियर, इसको अपन बोलते हैं लिबिडो। क्या बोलते हैं, लिबिडो, लैंगिक व्यवहार को कंट्रोल करना। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पर एनाबॉलिक स्टेरॉइड, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है। एनाबॉलिक मतलब जोड़ता है, शरीर को बनाता है, एनाबॉलिक इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। किसका, किसका, टेस्टोस्टेरोन का। ये सारी चीजें हैं साहब, एनाबॉलिक। लिखिए फटाफट। हो गया, चलिए। अब हेडिंग लगाइए, अंडाशय, ओवरी।
पहले हेडिंग लगाइए, दूसरा पार्ट, पहला आता था टेस्टिस, अब ओवेरी, ओवेरीज। देखिए वन पेयर, एक जोड़ी, ओवेरीज, वन पेयर ओवेरीज, ओवेरीज उदर गुहा में, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी, पेट के अंदर या साइड में होती है फीमेल में, एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है। क्लियर, ये ध्यान रखना आपको सबसे बड़ी बात। ओवेरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन यानी प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। क्लियर, ये हार्मोन में बना था और अंडाणु, क्योंकि यह अंडाणु जिसको आप बोलते हो ओवम का निर्माण, ओवम का मतलब यहाँ सेकेंडरी ओसाइट है, ध्यान रखिएगा, निर्माण ओवम तो रफली बोल रहे हैं, निर्माण करता है। क्लियर, एक बात। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता देता हूं ओवेरी की जो संरचना है वो किस तरह से है। देखो, आलमंड की आकृति की होती है, आलमंड यानी बादाम की आकृति, आलमंड की शेप की होती है, जिसमें अंड जनन, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंड जनन, इंग्लिश में बोलते हैं oogenesis। oogenesis की क्रिया, oogenesis की क्रिया भ्रूण अवस्था, भ्रूण यानी कि एम्ब्रायोनिक स्टेज, भ्रूण अवस्था, जब अपन माँ के पेट के अंदर होती है फीमेल, उस समय उसके अंदर शुरू हो जाता है, भ्रूण अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, ध्यान रखना। प्रारंभ हो जाती है। क्लियर, अगली बात, ओवेरी के दो भाग होते हैं, एक तो स्ट्रोमा जो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और एक होता है आपके स्ट्रोमा और एक होता है मेडुला, दो मध्य भाग होता है, स्ट्रोमा और मेडुला। क्लियर, कौन कौन सा है? ओवेरियन फॉलिकल, स्ट्रोमा। क्लियर, तो देखो आप, स्ट्रोमा मिडल पार्ट होता है वैसे तो ही, तो मैं इसको और इजी करूँ ना तो आप ये लिख देता हूँ, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला बोले तो बोल दो आप कौन सा? स्ट्रोमा बोल दो, स्ट्रोमा ही बोल दो, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला ऐसे लेते हैं। अब मैं ओवेरी बना रहा हूँ, ये देखो, ये बना दी ओवेरी मैंने। ओवेरी के अंदर ये बीच वाला भाग, ये मेडुला है, इसमें क्या होती है देखो आप, ये मेडुला भाग है, बाकी ये स्ट्रोमा रह गया पीछे, ये स्ट्रोमा है, ये पूरा स्ट्रोमा, ये आउटर स्ट्रोमा है, ठीक है। बाहर वाला तो हो गया कौन सा? स्ट्रोमा, ये हो गया बीच वाला मेडुला, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है देखो आप, इसके अंदर सबसे पहले फॉलिकल बनती है, यहाँ पर एक क्या बनती है? पुट्टिका, इसको अपन कहते हैं फॉलिकल, सबसे पहले बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर, इस प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे जैसे मेस्ट्रोसाइकिल के दिन निकलते हैं वैसे ये बन जाती है किसमें? सेकेंडरी। ये सब मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगा, किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ध्यान रखना, अभी केवल याद रखना फॉलिकल। फिर बन जाती है तीसरी, इसको अपन बोलते हैं
तृतीयक यानी कि टर्शियरी, तृतीयक पुट्टिका, प्राथमिक पुट्टिका हो गई, फिर द्वितीयक बनी, तृतीयक बनी, और अब पूर्ण विकसित बन जाती है जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिका। क्या बोलते हैं? ग्राफियन पुट्टिका। मेरी बात सुनना अभी, ग्राफियन पुट्टिका या फॉलिकल। क्लियर? अब ये एलएच हार्मोन के प्रभाव के कारण, किसके हार्मोन के कारण? एलएच। अभी तक का जो इवेंट हुआ है वो यहां से लेकर यहां तक किस हार्मोन की वजह से हुआ है? एफएसएच की वजह से। किसकी वजह से? एफएसएच की वजह से हुआ है। अब अपन एलएच की बात करेंगे, ठीक है? तो एलएच में क्या होगा, देखो ये जो एलएच है, एलएच क्या करेगा, अंदर ये जो है वो सेकेंडरी oocyte है। क्या है? सेकेंडरी oocyte। इसके अंदर आप देख लो, पहले प्राइमरी थी ये, अब ये सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गई है। ये है ओवम, जिसको आप बोलते हो सेकेंडरी द्वितीयक oocyte, आगे पढ़ेंगे अपन, या रफली अपन बोल देते हैं ओवम। ये अंडाणु है। जैसे एलएच आएगा और 14 दिन होगा मेस्ट्रुअल साइकिल का, कौन सा दिन? मासिक चक्र का 14 दिन। ये जो है ये फूट जाएगा, फूट कर ये जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाएगा। कौन आ गया इधर? सेकेंडरी oocyte। और ये सेकेंडरी oocyte का मतलब ये ओवम बाहर रिलीज कर आ गया, और इस प्रोसेस को अपन ने बोल दिया ओवुलेशन। क्या बोल दिया? ओवुलेशन। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन पढ़ेंगे, अब ये निकल कर बाहर आ गया, ठीक है? अब ये वापस किसके अंदर जाएगा? अब यहां से ऑलरेडी इस तरह से फिंगर लाइक प्रोसेस होते हैं ये, ठीक है ना? इसको अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये आगे कौन सी? फेलोपियन ट्यूब, ठीक है? अब ये सबसे पहले तो यहाँ पे आया सिलोम में, ये हो गया कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलते हैं आप? सिलोम। पहले आ गया सिलोम में, सिलोम में आने के बाद में किस में चला जाएगा? फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर? अब जो पीछे संरचना बच गई है ये वाली, जाने के बाद में इसको अपन बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। और यही क्या स्त्रावित करता है? ये है हॉर्मोन्स का, क्या करता है? स्त्रावण करता है। ये नहीं, कौन? कार्पस ल्यूटियम। ये लिखिए आप पहले फटाफट। तो देखो मैंने क्या कहा था यहाँ पर, ये दिखा ना आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो आप, कार्पस ल्यूटियम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट संरचना ध्यान रखना। कौन सी? कार्पस ल्यूटियम। जो सी लिखा ना कार्पस ल्यूटियम, यही हार्मोन का स्त्रावण करता है। आगे क्या क्या देखिए आप। ये देखो मैंने लिखा है ना कॉर्पस ल्यूटियम, है ना? कार्पस ल्यूटियम, इसको हम बोलते हैं सीएल, ठीक है? अब जो कार्पस ल्यूटियम है ये क्या करता है आपको पता है? ये मेन ईस्ट्रोजन हार्मोन और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तीसरा प्रसव के समय, केवल ध्यान रखना प्रसव के समय कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्रावण करता है। ध्यान रखना प्रोजेस्टेरोन। अब इसमें ईस्ट्रोजन के ऊपर में स्टार लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ईस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप होने वाली फॉलिकल्स की थीका इंटरना, ये सब अपन उसमें पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पढ़ेंगे ना, तब आएगी सारी चीजें। अभी नाम लिख रहा हूं मैं, थीका इंटरना परत की सेल से मुक्त होता है। ध्यान रखना कौन सा? ईस्ट्रोजन हार्मोन। केवल यहां से नहीं आ रहा है, यहां से भी आता है और फिर यहां से आने लग जाता है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, इसमें तीनों आते हैं कार्पस ल्यूटियम से स्त्रावित होने वाले हार्मोन, ठीक है? प्रोजेस्टेरोन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है हार्मोन, ध्यान रखिएगा। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? देखो प्रोजेस्टेरोन
के कार्य, पहला प्रेगनेंसी को यानी कि गर्भावस्था को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है, ध्यान रखना। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एबॉर्शन हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, अगर प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाए किसी गर्भवती महिला के अंदर तो, ठीक है। दूसरा, ये किस पर काम करता है, स्तन ग्रंथियों पर। किस पर काम करता है, मेमरी ग्लैंड पर अटैक करता है, और मेमरी ग्लैंड के ऊपर अटैक करके क्या करता है, ये आपको पता है, ये एल्वियोलाई के निर्माण को प्रेरित करता है। मेमरी ग्लैंड में क्या करेगा, ये मेमरी ग्लैंड में उपिकाओं के, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं आपके इजी, एल्वियोलाई के निर्माण को बढ़ाता है। अगर एल्वियोलाई ज्यादा बनेगी तो मिल्क भी ज्यादा बनेगा। अगर मिल्क बना तो मिल्क आएगा किसमें, एल्वियोलाई में आएगा। तो अब आप देखिए ये क्या कहता है, दूसरा क्या करता है, ये दूसरा मिल्क के स्त्राव को बढ़ाएगा। मिल्क के भाई ज्यादा क्यों बने, क्योंकि मिल्क ज्यादा स्टोर होगा, मिल्क के स्त्रावण को भी बढ़ाता है। तीसरा, मिल्क का संश्लेषण यानी सिंथेसिस भी कराता है। सारे काम करता है, ध्यान कराता है। ये सारे काम है किसके, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर, ये लिखिए, फिर अपन बात करते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन की। चलिए, ये तो बात हो गई कार्पस ल्यूटियम की। नेक्स्ट, अगली अगर अपन बात करें तो आपके क्या नाम की, ईस्ट्रोजन के फंक्शन लिखो आप। कार्य, किसके कार्य, ईस्ट्रोजन के कार्य। ईस्ट्रोजन के कार्य है जो आपके देखिए, पहला कार्य, ईस्ट्रोजन का पहला कार्य आप लिखिए, ये करता है आपके सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का निर्माण। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट करना काम किसका है, ईस्ट्रोजन का। फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है उन सबका डेवलपमेंट करना, ठीक है ना। क्या क्या डेवलपमेंट करना, जैसे मान लो क्या क्या है, पुट्टी का निर्माण को प्रेरित करना, यानी कि फोलिकल्स, पुट्टी का वो क्या कहते हैं अपन, फोलिकल्स के निर्माण को प्रेरित करना। बिल्कुल एफएसएच की तरह काम कर रहा है, देखो, प्रेरित करना। क्लियर, आवाज की पिच को क्या करना, हाई करना। मेमरी ग्लैंड का यानी स्तन ग्रंथियों का विकास करना, मेमरी ग्लैंड का विकास करना, मेमरी ग्लैंड का विकास करना। समझ रहे हो मेरी बात, वॉइस वगैरह, ये मेन चीजें करना। और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करना, ये सारे काम है किसके, आपके ईस्ट्रोजन के साथ। लिखिए फटाफट ये, फिर अपन बात करते हैं आगे की। अब अपन बात करेंगे हार्मोनल रिएक्शन की, किस तरह से वो हार्मोन काम करते हैं। अब आप हार्ट के अंदर आपने एएनए पढ़ रखा है, ठीक है ना। डाइजेस्टिव में डाइजेस्टिव वाले हार्मोन आपने पढ़ रखे हैं, तो वो यहाँ पर डिस्कस नहीं होंगे क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम में हो चुके हैं।
ठीक है, अब अपन बात करेंगे हार्मोनल सिस्टम की, किस तरह से वो एक्ट करता है, ये लिखिए फटाफट। फिर अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। लक्षण हम पढ़ चुके हैं। ओके, अगर पीछे टाइम मिला लास्ट क्लास में तो मैं आपको हार्मोन करवा दूंगा। चलिए सर, हेडिंग लगाइए, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स, जो मैंने कैरेक्टर में लिखाया है, हार्मोन्स सदैव फर्स्ट मैसेंजर होते हैं। कौन से होते हैं? फर्स्ट मैसेंजर होते हैं। सूचनाओं को सबसे पहले कौन ले जाता है? हार्मोन। जो मैसेज को उस ग्रंथि से लेकर उस सेल तक पहुंचते हैं जहां पर उसका टारगेट है। दूसरा, हार्मोन सदैव टारगेट सेल पर, जहां पर उसका रिसेप्टर होगा वो टारगेट सेल है, सदैव टारगेट सेल पर कार्य करते हैं। सदैव टारगेट सेल पर कार्य करते हैं। ठीक है, अगली बात, टारगेट सेल पर उपस्थित रिसेप्टर भी प्रत्येक हार्मोन के लिए क्या होते हैं? विशिष्ट, यानी कि स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर? जैसे मान लो मैं यहाँ ग्रोथ हार्मोन निकालता हूँ, कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ पर ये सेल है। क्लियर? ये मान लो कोई सेल है, कायिक कोशिका जिसको अपन बोलते हैं, सोमेटिक सेल। इसके ऊपर इसका क्या प्रेजेंट है? ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर, रिसेप्टर तो हजारों है, रिसेप्टर तो हजारों है, लेकिन रिसेप्टर फॉर जीएच है। ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर है ना ये, तो ग्रोथ हार्मोन इसी से आके जुड़ेगा। अन्य रिसेप्टर और उपस्थित है दुनिया भर के, ये देख लो, ये वाले, इन रिसेप्टर से ये ग्रोथ हार्मोन कभी नहीं जुड़ेगा। सिर्फ किससे जुड़ेगा? ये जो हार्मोन है, जैसे मान लो ये एफएसएच का है, ये एफएसएच तो काम करता ही नहीं बेसिकली, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ कौन सा? टीएसएच का है। ये मान लो ये टीएसएच हार्मोन है, तो ये रिसेप्टर किसका है? टीएसएच का है, तो टीएसएच ही जुड़ेगा भाई साहब, ध्यान रखना। ये टीएसएच का है तो टीएसएच ही जुड़ेगा, और ये जीएच का है तो जीएच ही जुड़ेगा। दूसरा यहाँ पर हार्मोन नहीं जुड़ेगा। इसलिए अगर हार्मोन स्पेसिफिक है तो रिसेप्टर भी क्या है? स्पेसिफिक है। अगर मैं इस हार्मोन के रिसेप्टर को नष्ट कर दूं, यदि टारगेट सेल के रिसेप्टर को क्या कर दूं मैं? नष्ट कर दूं, नष्ट कर दे करे तो हार्मोन का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, क्योंकि तो जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ेगा नहीं तो आगे रिएक्शन होगी नहीं। ध्यान रखिएगा, नो रेस्पॉन्स एट ऑल। तो अगर हार्मोन स्पेसिफिक है तो ये भी स्पेसिफिक है, ध्यान रखिएगा। हार्मोन फर्स्ट मैसेंजर है, कैल्शियम सेकंड मैसेंजर है, ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाएगा। क्लियर? ये लिखिए आप, फिर मैं आपको बताता हूँ हार्मोन के रिसेप्टर कहां कहां पर होते हैं। ओके, लिखिए फटाफट। हो गया? चलिए,
कहाँ कहाँ पर होते हैं, देखिए हॉर्मोन्स के रिसेप्टर सेल पर कहाँ कहाँ होते हैं, एक तो होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर, कहाँ होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पर, इसे मेम्ब्रेन बाउंड यानी जुड़े, बाइंड की सेकंड फॉर्म बाउंड रिसेप्टर कहते हैं, इसे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कहते हैं, सीधी सी बात में, जो कहाँ होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, दूसरे कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरे होते हैं सेल के अंदर, ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, ये है सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ हो सकता है, ये साइटोप्लाज्म हो सकते हैं, या हो सकते हैं क्या, न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में, ये दो जगह, ठीक है ना। इन्हें अपन कह देते हैं सेल के अंदर है, ये तो ये न्यूक्लियस में और ये मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे सेल बनाओ, अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस पर है, या फिर ये न्यूक्लियस आ गया, या किसके अंदर है, न्यूक्लियस में, या सेल का ये बीच में क्या आ गया, साइटोप्लाज्म में, ये तीन जगह रिसेप्टर मिलते हैं अपने, न्यूक्लियस में या रिसेप्टर, इन रिसेप्टर से जाकर ये हार्मोन जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो कहां कहां मिल गए आपको, तीन जगह आपको ये रिसेप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, किस तरह से रिसेप्टर मिलते हैं अपन को। ये लिखिए फटाफट आप, फिर अपन आगे की बात करते हैं। यहां से ठीक है। अब हार्मोन दो तरह के होते हैं, वसा विलेय और जल विलेय, मतलब फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। जल विलेय और वसा विलेय, ठीक है ना। इनकी मैकेनिज्म अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, क्लियर। इन दोनों की मैकेनिज्म हम कल पढ़ेंगे। अगर अभी वसा फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल होगा तो क्या होगा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और ये जल में विलेय है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिसेप्टर के माध्यम से क्रॉस करेगा, क्रॉस करता है। यानी कहने का सेंस मेरा ये है कि ये सेल बना रहा हूं मैं, अगर ये वसा में विलेय है तो ये भी किसकी बनी हुई, फास्फोलिपिड और प्रोटीन, ही सीधा अंदर आ जाएगा। अगर ये उसके जल में है, जल में विलेय है तो ये बाहर रहेगा, अंदर नहीं आ पाएगा, ध्यान रखना, बाहर का बाहर है। फैट सोल्यूबल सीधा अंदर आ जाता है और वाटर सोल्यूबल अंदर नहीं आ पाता है, ध्यान रखिएगा। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से ही आना पड़ेगा, यहां से आना पड़ेगा, जबकि इसको यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, सीधी बाईपास एंट्री है किसकी, क्लियर। कल अपन इन दोनों की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल, और अपने जो बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।